Hello friends, how are you? This is the computer organization part 3. Okay. पहला क्वेश्चन है which one of the following is incorrect? Quality is usually written in high level language. Quality is a program for microcomputers. It is a program written in assembly language programming or it is a sequencing program for the control unit of any processor. इसका जो right answer होगा, इसने बोला which one of the following is incorrect. Read the question carefully. इनकरेक्ट है, ये सारे ABC स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये जो है फोर्थ स्टेटमेंट दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज क्वालिटी इज अ सीक्वेंसिंग प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल यूनिट ऑफ एनी प्रोसेसर. किसी भी प्रोसेसर की कंट्रोल यूनिट के लिए ये एक सीक्वेंसिंग प्रोग्राम होता है. दिस इज इनकरेक्ट. जबकि क्वालिटी एक प्रोग्राम है रिटन फॉर माइक्रो कंप्यूटर्स. इट इज अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड इट इज यूजुअली रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है the parallel computers are divided into which of the following architecture configurations. देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पैरेलल कंप्यूटर्स. का मतलब क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ ए ब्रेन टू डू मल्टीपल टास्क्स एट द सेम टाइम. पैरेलल कंप्यूटर्स क्या मतलब होता है कि आप मेनी टास्क को एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं. मेनी टास्क, ठीक है, टू परफॉर्म मेनी टास्क एट द सेम टाइम. तो ये जो पैरेलल कंप्यूटर्स हैं ये किन आर्किटेक्चर कॉन्फ़िगरेशंस में डिवाइडेड होते हैं. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, एक तो एरे प्रोसेसर होता है, दूसरा मल्टी प्रोसेसर होता है, तीसरा पाइपलाइन कंप्यूटर्स होते हैं. ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1, 3 एंड 4 होगा. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसमें हाँ, अब उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. A group of a personal computers are configured to work together for speeding up the execution of a single program. Speeding up मतलब आप उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ा रहे हो. अगर बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, PC1 है, PC2 है, ये PC1 है, ओके, खूब सारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं एंड उनके ग्रुप को लेके आप एक साथ काम करवा रहे हो. ठीक है, दे आर वर्किंग टुगेदर. ठीक है, इस तरीके से फॉर स्पीडिंग अप द एग्जीक्यूशन. तो इसको हम क्या बोलते हैं? This is known as cluster computing. Given statement is the definition of cluster computing. तो इसका right answer cluster होगा. It is not simulated evaluation, network computing भी नहीं है, client server computing भी नहीं है. Cluster computing की ये definition है. So remember कि this is cluster मतलब group होता है ना. It is a kind of group. तो group of personal computers जो एक साथ काम करके एक प्रोग्राम की स्पीड को बढ़ा देते हैं. Next है for interfacing of assembly language routines with some high level language one must address which of the following. देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम बोलें, क्वेश्चन में दिया है how is the subroutine invoked, how are the parameters passed, how are the values returned and how many parameters are passed. ये पूछ रहा है कि अगर हम ALP की assembly language routines की इंटरफेसिंग कर देते हैं, जैसे ये आपकी कोई assembly language routines है यहाँ पे, ये ठीक है, इनको आपने किसके साथ इंटरफेसिंग कर दी? एक हाई लेवल लैंग्वेज के साथ आपने कर दिया है. तो हमें क्या क्या इंटरफेसिंग कनेक्ट कर दिया है, तो आप उसको उसमें क्या क्या चीज़ें एड्रेस करेंगे. इसका देखिए जो राइट आंसर होगा, हम ये देखेंगे कि सब रूटीन कैसे इन्वोक होता है, कैसे पैरामीटर्स को हम पास करते हैं, कैसे वैल्यूज़ को हम रिटर्न करते हैं. हाउ मेनी पैरामीटर्स इज नॉट एन इशू. इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा. ठीक है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, जो इसने पूछे ना हाउ मेनी पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज नॉट द मैटर ऑफ कंसर्न इन इंटरफेसिंग द असेंबली लैंग्वेज रूटीन विद एनी हाई लेवल लैंग्वेज. नंबर ऑफ पैरामीटर्स इसमें कोई भी नहीं पास किए जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर के नॉट बी यूज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग. देखिए एक तो वेदर फॉरकास्टिंग जो होती है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ, ये किसकी एप्लीकेशन है? वेदर फॉरकास्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है. ठीक है, टू प्रिडिक्ट द स्टेट ऑफ द स्काई और एटमॉस्फेयर फॉर अ गिवन लोकेशन. ये किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए उसके एटमॉस्फेयर के स्टेट को मेंशन करना. ह्यूमन बीइंग्स जो हैं दे हैव अटेम्प्टेड टू प्रिडिक्ट द वेदर इनफॉर्मली. मेनली ये साइंटिस्ट वगैरह ही करते हैं ना, वेदर फॉरकास्टर जो होते हैं. तो वेदर फॉरकास्ट जो होते हैं दे आर मेड बाय कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव डेटा. इसमें हम डेटा को क्वांटिटेटिवली कलेक्ट कर देते हैं अबाउट द करंट स्टेट ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, और उसमें हम कुछ एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग यूज करते हैं टू प्रोजेक्ट कि हाउ द एटमॉस्फेयर विल इवॉल्व.
तो इसीलिए इसके लिए हमें स्पेशल कंप्यूटर्स चाहिए। तो पर्सनल कंप्यूटर हम किस में यूज़ नहीं करते, वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़ नहीं करते, गेम प्लेइंग के लिए यूज़ करते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन के लिए यूज़ करते हैं, होम कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं, बट इट इज़ नॉट यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। इसके लिए हम कुछ स्पेशल कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं टू प्रोजेक्ट हाउ द एटमॉस्फेयर विल इवॉल्व एंड उसकी करंट स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर को जानने के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग विच वन ऑफ द, कौन सा क्वेश्चन है ये, कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, देखिए इसमें जो है ये कह रहा है कि compilers design evaluation and instruction set architecture, which of these are included in the present definition of a computer architecture design of a full computer system। इन ऊपर में से कौन से हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन में यूज कर सकते हैं फॉर द डिजाइन ऑफ ए फुल कंप्यूटर सिस्टम। देखिए कंपाइलर जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सेपरेट सॉफ्टवेयर होता है विच कैन बी यूज इन एनी कंप्यूटर। इसे आप किसी भी कंप्यूटर में यूज कर सकते हो। ये कंपाइलर है, इसकी जो स्पेलिंग है इसे IL लिख दीजिए, ILERS है, ठीक है। इट डज नॉट ऑफ एनी कंसर्न विद द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डिजाइन, इवैल्यूएशन एंड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ये तीन इंक्लूड होते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए। कंपाइलर तो खुद ही एक सेपरेट सॉफ्टवेयर होता है ना, इट इज अ काइंड ऑफ सेपरेट सॉफ्टवेयर, ठीक है। कैन बी यूज्ड इन एनी कंप्यूटर, कैन बी यूज्ड ऑन एनी कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है अ सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरी फाउंड इन, देखिए किसमें, जो सिंगल बस स्ट्रक्चर होता है ये किस में पाया जाता है, जो सिंगल बस स्ट्रक्चर होता है इट इज मेनली फाउंड इन द ओल्ड कंप्यूटर्स। ओल्ड कंप्यूटर्स में आपके मिनी एंड माइक्रो दोनों कंप्यूटर्स आते हैं, सुपर कंप्यूटर में थोड़ी पाया जाता है, सुपर तो बहुत वेरी बिग कंप्यूटर हो गए लाइक परम एक्सेट्रा। हाई परफॉर्मेंस मशीन्स में या मेन फ्रेम्स में नहीं पाया जाता, जो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें पाया जाता है। ओनली दिस सिंगल बस आर्किटेक्चर इज यूज्ड, ओके। नेक्स्ट है आपका ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स विद यूजिंग मिलियन इंस्ट्रक्शंस। पहले तो आप इसका नोटिफिकेशन देख लीजिए, MIPS क्या होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स यूजिंग MIPS एज अ मेजर फॉर कंपेयरिंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस। मेनली कंप्यूटर की स्पीड या परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम MIPS यूज करते हैं। तो कौन सा प्रॉब्लम आता है इसमें, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कैपेबिलिटीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस, क्या इंस्ट्रक्शंस की योग्यताओं को काउंट नहीं करता। MIPS कैन वेरी इन्वर्सली विद परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस के साथ ये इन्वर्सली वेरी करता है, दैट मीन्स ऐसे, क्या ये ऐसे वेरी करता है परफॉर्मेंस। दूसरा क्या है, MIPS वेरीज बिटवीन प्रोग्राम्स ऑन द सेम कंप्यूटर, क्या सेम कंप्यूटर पर ये प्रोग्राम्स के बीच में वेरी करता है। अब आप इसमें देखिए कि इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर होगा, MIPS जो होता है इट डज नॉट काउंट और टेक इनटू अकाउंट दैट विच इंस्ट्रक्शन इज कैपेबल टू डू। ये इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं बताता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन क्या करेगी। इट माइट पॉसिबल कि कंप्यूटर जिसकी गुड परफॉर्मेंस होगी इट कैन हैव लेस MIPS काउंट, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि अ कंप्यूटर विद गुड परफॉर्मेंस, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, अ कंप्यूटर विद गुड परफॉर्मेंस कैन हैव लेस MIPS काउंट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 and 2 only, मतलब it does not take into account the capabilities of the instructions, that means it does not consider that what an instruction is capable to do। instructions की ability को नहीं बताता ये, ठीक है। and it can vary inversely with the performance। अगर देखो तभी तो इसने बोला है अगर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी कंप्यूटर की तो MIPS काउंट कम हो जाएगा, अगर इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी तो इसकी परफॉर्मेंस अगर कम होगी तो इसका काउंट ज़्यादा हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस, किसी भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस कैसे जज होती है, उसकी स्पीड कैसी है, उस पर नेट कनेक्शन कैसा है, कितने जल्दी वो इसमें बग्स अगर आ रहे हैं तो उसको डिटेक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट है द इनकरेक्ट मैच व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। देखिए इसमें जो है इस क्वेश्चन में जो ये बोल रहा है कि हाँ जी, द इनकरेक्ट मैच व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, इसका जो राइट आंसर आएगा जो ये है ये होगा आपका MIMD मॉडल ऑफ कंप्यूटर। क्यों, मैं आपको बताती हूँ।
देखिए मैं आपको कुछ बताती हूँ। एक होता है आपका फ्लिंस टेक्सोनॉमी। फ्लिंस टेक्सोनॉमी, हैव यू एवर रेड फ्लिंस टेक्सोनॉमी? फ्लिंस टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि इट इज अ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ द पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये किस इसमें क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर। पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर की क्लासिफिकेशन ये फ्लिंस टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आती है, विच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ करंट इंस्ट्रक्शंस, जो कि किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ करंट इंस्ट्रक्शंस। अब वेदर वो इंस्ट्रक्शंस कैसी होंगी, या तो वो सिंगल होंगी और मल्टीपल होंगी, एक होगी या मेनी इंस्ट्रक्शंस होंगी, एंड डेटा स्ट्रीम अवेलेबल इन द आर्किटेक्चर। और किस पर डिपेंड करेगा? डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम्स सिंगल, वो भी कैसी होंगी? सिंगल होंगी और मल्टीपल होंगी, अवेलेबल ऑन आर्किटेक्चर। अवेलेबल ऑन आर्किटेक्चर, ये फ्लिंस क्लासिफिकेशन होती है। अब इसमें आप ये देखिए जो SISD है, SISD का मतलब क्या होता है? व्हाट इज SISD? SISD मीन्स सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। SIMD क्या होती है? सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, रिमेंबर। और एक होता है आपका MISD, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, यही होता है ना सिंगल डेटा। नहीं सॉरी, MISD ये क्या बोल रहा है कि इसने क्या बोला? द इनकरेक्ट मैच व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। इसमें जो है आपका आंसर जो है, ये मुझे लगता है कि MIMD मॉडल ऑफ कंप्यूटर, MISD मॉडल ऑफ कंप्यूटर, इसमें इनकरेक्ट मैच MIMD बोल रहा है। ये MIMD है। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि MISD जो है इट डज नॉट एग्जिस्ट। MIMD इसका जो राइट आंसर है इट शुड बी C। आंसर में एक्चुअली ये राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन आंसर में दिया हुआ है D। ये आप लोग मुझे बताइएगा। ये मुझे अपनी कोई भी आपकी CO की बुक होगी ना, हेमिशर है शायद एक CO की बुक, हमने 4th सेमेस्टर में पढ़ी थी, बहुत अच्छी बुक है वो। तो आप मुझे चेक करके, इसका आंसर डाउटफुल है, इसको आप चेक करके बताइएगा। जनरली MISD डज नॉट एग्जिस्ट, पता नहीं इसमें ऐसा क्यों लिखा है। देखिए मैंने जहां तक पढ़ा है, जो मल्टीपल जो ये MISD है, MISD इज द मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, ये इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि जो ये आपका MIMD है इसका मतलब होता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल पैरेललिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल पैरेललिज्म। इसको आप चेक कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है। इसमें देखिए सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा का मतलब क्या हुआ? SISD का मतलब क्या हुआ कि 2 people आर गिवन द सेम जॉब विद एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन। सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा का मतलब यह है कि 2 people हैं, उनको सेम जॉब दी है, जॉब जो है सेम दी है, सेम जॉब इज बीइंग गिवन टू द 2 people और उनको सेम स्पेसिफिकेशंस भी दी हैं। ये मतलब होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम का, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि 1 कंट्रोल यूनिट और 1 ALU होता है। दूसरा कह रहा है SIMD, इसका मतलब है 1 कंट्रोल यूनिट इन N ALUs। सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा स्ट्रीम जो होता है, दिस इज नोन एज एरे प्रोसेसर और डेटा पैरेलल मशीन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एरे प्रोसेसर और डेटा कह सकते हैं डेटा पैरेलल मशीन्स बोलते हैं, डेटा पैरेलल मशीन्स बोलते हैं। तो ये जो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, इसका मतलब भी यही हुआ कि 2 people आर गिवन द सेम जॉब। आपने क्या किया इसमें कि ये सेम जॉब है, 2 people आर गिवन द सेम जॉब, 2 लोगों को सेम जॉब दिया है लेकिन डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस, उनके स्पेसिफिकेशंस अलग, सेम जॉब में अलग अलग स्पेसिफिकेशन दोनों को पकड़ा दिए। जैसे कोई इस डिपार्टमेंट में काम करेगा, एक दूसरे एक IT में करेगा, एक CS में करेगा, लेकिन जॉब दोनों की सेम है। MISD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा स्ट्रीम, यही मतलब हुआ ना। अब ये कह रहा है कि
ये तो वैसे नहीं एग्जिस्ट करता है, पता नहीं इसमें लिखा हुआ है। और ये जो है MI MD एंड कंट्रोल यूनिट्स एंड 1 ALU, ये तो नहीं होना चाहिए। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल मॉडल ऑफ कंप्यूटर, MISD तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका जो राइट आंसर होगा, जो ये कह रहा है इनकरेक्ट मैच, हाँ देखिए इनकरेक्ट मैच व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, इट इज n इज द नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट्स। तो इसका जो राइट आंसर है डी है। ये आप मुझे क्लैरिफाई करके बताएंगे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग रजिस्टर होल्ड्स इंस्ट्रक्शन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर। इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर क्या होता है? इट इज अ प्रोसेसर रजिस्टर जो कि क्या करता है, सीपीयू के जनरल बिहेवियर को या कंट्रोल करता है या चेंज करता है। जो ये कंट्रोल रजिस्टर है, आई एम राइटिंग इट एज CR। कंट्रोल रजिस्टर क्या करता है? इट आइदर कंट्रोल्स, या तो ये कंट्रोल करेगा, इट आइदर कंट्रोल्स और चेंजेस, ओके, द जनरल बिहेवियर ऑफ सीपीयू, द जनरल बिहेवियर ऑफ सीपीयू। सीपीयू के बिहेवियर पे स्टडी करता है, सीपीयू के बिहेवियर को कंट्रोल करता है या चेंज करता है। और अदर डिजिटल डिवाइस, तो इसमें जो कॉमन टास्क होते हैं जो ये इंक्लूड करता है, एक तो इसमें इंटरप्ट कंट्रोलिंग होती है, ठीक है, मैं लिख भी देती हूँ। इसमें जो कॉमन टास्क होते हैं, एक तो होता है इंटरप्ट कंट्रोल, इंटरप्ट को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या होता है? स्विचिंग, स्विचिंग द एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड को स्विच करना, एड्रेसिंग मोड, स्विचिंग द एड्रेसिंग मोड। पेजिंग कंट्रोल, ओके। और एक होता है को प्रोसेसर कंट्रोल, एक होता है को प्रोसेसर कंट्रोल, अपने जो सहयोगी प्रोसेसर को कंट्रोल करना। तो ये रजिस्टर डिकोडर में जाने से पहले इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है। बिफोर गोइंग टू दी डिकोडर इसमें इंस्ट्रक्शन होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, कंट्रोल रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस द कोड इज पोजीशन इंडिपेंडेंट द मोस्ट सुटेबल एड्रेसिंग मोड इज। देखिए इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंडेक्स्ड मोड। इसका आंसर होगा रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। क्यों रिलेटिव एड्रेसिंग मोड होगा? बिकॉज इट इज यूज्ड इन इंट्रा सेगमेंट ब्रांचिंग। इंट्रा मतलब विद इन, इंट्रा सेगमेंट ब्रांचिंग में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन इंट्रा सेगमेंट ब्रांचिंग। एंड इफेक्टिव एड्रेस जो होता है इसका, जो इसका इफेक्टिव एड्रेस होता है वो होता है प्रोग्राम काउंटर प्लस डिस्प्लेसमेंट, यही होता है प्रोग्राम काउंटर प्लस डिस्प्लेसमेंट। दिस इज व्हाट, दिस इज योर इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। तो वो कोड जो पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो मोस्ट सुटेबल एड्रेसिंग मोड रिलेटिव मोड होता है। अगर प्रोग्राम की कोई लोकेशन चेंज होती है, इफ द लोकेशन ऑफ द प्रोग्राम चेंजेस, then no any changes are required in the program. Even if कि अगर location of program changes, if location of program changes, ठीक है, no changes are required in the program. No any changes are required in program, ठीक है। तो इसका रिलेटिव मोड है। नेक्स्ट है द डेटा पाथ कंटेन्स ऑल द सर्किट्स। देखिए इसमें देखिए स्टेटमेंट 1 है असर्शन रीजन का। ये कह रहा है द डेटा पाथ कंटेन्स ऑल द सर्किट्स टू प्रोसेस डेटा विद इन द सीपीयू विद द हेल्प ऑफ विच डेटा इज सुटेबली ट्रांसफॉर्म। जो भी पाथ है जहां से डेटा आ रहा है या जा रहा है, इसको मैं बोल देती हूँ डेटा पाथ, ओके। द डेटा पाथ कंटेन्स ऑल द सर्किट्स, इसमें सारे सर्किट्स होंगे जो कि डेटा को प्रोसेस करेगा विद इन द सीपीयू। एक सीपीयू के अंदर सारे डेटा को ही प्रोसेस करके तब आगे भेजेगा ना, विद द हेल्प ऑफ विच डेटा इज सुटेबली ट्रांसफॉर्म्ड। बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल पाथ, कंट्रोल पाथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टू जनरेट द कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स एज रिक्वायर्ड बाय द ऑपकोड। ऑपकोड इज द मशीन कोड, ठीक है। अब आप इसमें देखिए कंट्रोल पाथ, इसका राइट आंसर होगा बी। बोथ ए और ये स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, बट दिस इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बिकॉज क्योंकि जो कंट्रोल पाथ होता है ये कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करता है, ये तो राइट है, फॉर वेरियस ऑपरेशंस, फॉर कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस ऑपरेशंस। सो डेटा पाथ केवल डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है विद इन द सिस्टम। देखो द डेटा पाथ विद द हेल्प ऑफ डेटा पाथ इज यूज्ड फॉर ओनली यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर, केवल डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है ये, ठीक है, विद इन द सिस्टम।
विद इन द सिस्टम। अब जैसे इसने बोला यहाँ पे इसने डेटा पाथ लिखा और यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, कंट्रोल पाथ। तो दोनों क्या है, दोनों आपस में डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, बट दिस सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट लिंक्ड टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेटा पाथ को बता रहा है, यहाँ कंट्रोल पाथ को बता रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका external fragmentation is not possible in paging because the pages of any program are fixed size and can be located anywhere in memory। देखिए, मेमोरी जो होती है आपकी, ये जो आपकी मेमोरी होती है, ठीक है, इस मेमोरी इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइजेस ऑफ पेज। मेमोरी हमेशा जो है इक्वल साइज ऑफ पेजेस में डिवाइड होती है, ठीक है। ये क्या है, ये सारे पेजेस हैं। मैं अगर इसको ऐसे बताऊं, पेजेस ऑफ इक्वल साइज डिवाइड इनटू स्मॉल सेगमेंट्स को फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस तरह से हम मेमोरी के पेजेस को इक्वल साइज में डिवाइड करते हैं कि देयर इज नो एनी एम्प्टी स्पेस लेफ्ट वेयर नो एनी डेटा कैन बी केप्ट, कि कोई भी एम्प्टी स्पेस ना बची रहे, सो दैट नो एनी एम्प्टी स्पेस लेफ्ट, नो एनी empty space left where no any data can be kept, where no any data can be kept। इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं कि कोई भी empty space, इसमें कोई भी empty space नहीं बचती है जिसमें कि हम किसी भी डेटा को ना रख सके, सारी स्पेस को हम ऑक्युपाइड कर देते हैं, ठीक है। सो नो एनी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इन पेजिंग, इसीलिए इसमें कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में नहीं होती है, ठीक है। इसने लिखा ना कि पेजेस फिक्स साइज के होते हैं और ये मेमोरी के किसी भी पार्ट में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन पेजिंग में नहीं चाहिए हमें, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन तो हम मेमोरी में करते हैं ना, ठीक है। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू पेजेस, नो एम्प्टी स्पेस इज लेफ्ट, इसीलिए नो एनी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसने बोला एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की हमें जरूरत ही नहीं है, नो any external fragmentation is required in paging। तो दोनों statements individually true हैं, it is the correct explanation of it। क्योंकि ये क्या कह रहा है कि पेजिंग में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि पेजेस ऑलरेडी फिक्स साइज के होते हैं, मेमोरी के किसी भी पार्ट में लोकेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एड्रेसिंग मोड दैट परमिट्स रीलोकेशन विदाउट एनी चेंज व्हाटसोएवर इन द कोड इज। देखिए, इस केस में जो ये क्वेश्चन दिया है इसने कि वो एड्रेसिंग मोड, मोड मीन्स पैटर्न, तरीका, ठीक है। द एड्रेसिंग मोड जो रीलोकेशन के लिए अलाउ करता है विदाउट एनी चेंज, कि कोड में क्या है उसमें बिना किसी चेंज के जो रीलोकेशन परमिट करता है, उसका राइट आंसर क्या होगा, बेस रजिस्टर एड्रेसिंग। बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या करता है, प्रोग्राम को रीलोकेट करता है फ्रॉम वन सेगमेंट टू अदर सेगमेंट। एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में क्या करता है कि प्रोग्राम को रीलोकेट करता है। किसकी रीलोकेशन हो रही है, रीलोकेशन ऑफ प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट है, तो ये इसका आंसर बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। नेक्स्ट है ऑपकोड, सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस, रिजल्ट ऑपरेंड रेफरेंस, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रेफरेंस, व्हिच ऑफ द अबव आर टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, जो टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं मशीन इंस्ट्रक्शंस के, वो कौन से होते हैं, एक तो होता है ऑपकोड, एक होता है ऑपकोड, एक होता है सोर्स ऑपरेंड, सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस। ऑपरेंड जानते हैं क्या होता है, मैंने आपको बताया था, द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन, द डेटा टू बी ऑपरेटेड ऑन, जिस डेटा पे आपको ऑपरेट करना है, वर्क करना है। तो एक ऑपरेशन कोड होता है, दूसरा सोर्स ऑपरेंड रेफरेंस होता है और तीसरा होता है रिजल्ट ऑपरेंड रेफरेंस। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई रेफरेंस नहीं होता। तो ये मशीन इंस्ट्रक्शंस के टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एड्रेसिंग मोड हेल्प्स टू एक्सेस टेबल डेटा इन मेमोरी एफिशिएंटली। इसका जो राइट आंसर होगा, टेबल डेटा, ये सब देखिए, जो ये सीओ है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका ये यूजीसी नेट में भी है, कहीं ना कहीं मेमोरी में है। ये अभी आप देखिएगा मेमोरी में है, जिसमें कैशे मेमोरी आप पढ़ेंगे, लुकअप टेबल्स पढ़ेंगे, वो सब कुछ होता है, फ्रेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, उसमें ये सब कुछ है। वैसे हैमिशर की एक बुक थी मेरे बीटेक के टाइम में, इट वाज वेरी गुड बुक, हैमिशर, अगर किसी को पता हो। विच एड्रेसिंग मोड हेल्प्स टू एक्सेस टेबल डेटा, मतलब कोई ये मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर एक टेबल डेटा है, उसको कौन एक्सेस कर पाता है, कौन सा एड्रेसिंग मोड एक्सेस कर पाता है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडेक्स मोड। कौन सा मोड होगा? इंडेक्स मोड। इंडेक्स हेल्प्स टू एक्सेस द टेबल डेटा इन मेमोरी एफिशिएंटली। नेक्स्ट है an addressing mode in which the location of the data is contained within the mnemonics। mnemonics को हम क्या बोलते हैं जनरली? जैसे कि आपने पढ़ा होगा move, MVI, RAL, ये सारे mnemonics ही तो होते हैं, ठीक है। क्योंकि ठीक है, इसमें ये जो बोल रहा है कि जिसमें डेटा की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, ये mnemonics के अंदर होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? An addressing mode in which the location of data की डायरेक्टली लोकेशन निमोनिक्स के अंदर है, तो क्या उसको इमीडिएट बोलेंगे, इम्प्लाइड बोलेंगे? इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड तो आपने पढ़ा होगा ना, ये RAL, RRC 8085 में जहां तक मुझे याद है, RLC और ये क्या था ये RRA, पता नहीं जो भी था, ये सारी इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड होती हैं। रजिस्टर में रजिस्टर टू रजिस्टर ट्रांसफर होता है ना, रजिस्टर टू रजिस्टर। इमीडिएट में तुरंत होता है MVI, लेकिन ये जो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, इसमें जो डेटा की लोकेशन कहीं भी होती है, डेटा ऑफ निमोनिक्स के अंदर ही कंटेन्ड होते हैं, तो ये आपकी डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होती है, ठीक है। तो जैसे यही मैं आपको बोलूंगी। तो ये इतने क्वेश्चंस थे, और प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, 17 क्वेश्चंस कराए हैं। जब हम कभी फिर इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं इसमें थोड़ी बहुत चीजें आपको बताती रहूंगी, ठीक है। टिल देन इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।